माननीय मंत्री महोदय के साथ इस आत्मीय संवाद की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं धारा वल्लभ जी को अपनी बात कहने के लिए। माननीय महोदय, मंत्री जी, आपको और हॉल में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मंत्री महोदय, आज बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर के कि देश के शीर्ष नेतृत्व जिनकी छत्र छाया के अंदर में सहकारिता इस तरह से फलीभूत हो रही है और उनके साथ में जो है हमारा यानी कि अपने जो साथी हैं चालक भाइयों का प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है। ये पल चालकों के लिए इससे पहले तो नहीं आया, इतिहास के अंदर में हमने नहीं देखा है। तो उसके लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत टैक्सी का, उसके साथ ही आभार व्यक्त करूंगा सहकारिता मंत्रालय का और सबसे बड़ा आभार व्यक्त करूंगा मंत्री जी का कि अगर शीर्ष नेतृत्व अगर हमारी बातों को सुनेगा और समझेगा तो मेरे को लगता है कि अब प्रगति दूर नहीं है हम सभी भाइयों की। महोदय, पिछले 20 सालों से मैं जो है इस लाइन के अंदर में हूँ, ड्राइवरी लाइन के अंदर में। इससे पहले नौकरी करा करता था और बेसिकली मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ और नाम मेरा धारा वल्लभ है। अल्मोड़ा ज़िले से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से जो है रोज़गार के लिए दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर के जो है ड्राइवर की नौकरी करने लग गया और 2018 के अंदर में मैं ऐप बेस्ड कंपनियों के अंदर में ड्राइवर के रूप में अपनी टैक्सी लेकर के संचालन करने लग गया। तो ऐसी उम्मीद तो लगाई थी कि बहुत कुछ होगा, लेकिन जब मतलब एक वर्ड सुना था पार्टनर, तो हमको पार्टनर बोला करती थी, तो वो वर्ड सुन करके हम भी अट्रैक्ट हुए। ठीक है जी, पार्टनर बन रहे हैं इतनी बड़ी कंपनियों के साथ में, तो उसके साथ में जो है हम भी हो लिए। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो देखा कि पार्टनर तो कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ शब्द है वो। लेकिन वहाँ पर जो चीज़ें मतलब कमियाँ महसूस हो रही थी कि इतनी ज़्यादा कमियाँ थी, उसमें से जो है उन कमियों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा और बाकी सभागार में बैठे हुए सभी सज्जन व्यक्तियों को भी बताना चाहूँगा। एक तो जो है नीतियाँ अच्छी नहीं थी, चाहे वो किराए को लेकर के हों या चाहे कमीशन को लेकर के हों या बाकी जो पार्टनर जो ड्राइवर उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हैं उनको लेकर के हों। और दूसरा जो सामाजिक सुरक्षा का जो अभाव हो रहा था कि किसी को अगर कुछ हो जाता है तो किसी को कोई लेना देना नहीं है, पार्टनर है सिर्फ एक शब्द है मात्र। और उसके साथ ही जो है जो कमीशन की दरें थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी, उनको लेकर के जो है बहुत सारी समस्याएं हुई। तो मन के अंदर में एक जिज्ञासा हुई कि भारत टैक्सी जो ड्राइवरों के लिए सारथी समाज के लिए आया हुआ है, तो इसके अंदर में इन समस्याओं का समाधान होगा क्या, इसके प्रति थोड़ा सा जिज्ञासा मेरी भी है और मेरे साथियों की भी है, शायद सभी लोगों की। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर इसमें कोई मतलब हमारी अगर कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, अभी आप सहकारिता के कंसेप्ट को समझेंगे तो ये सवाल ही खड़े नहीं होंगे। अमूल क्या है? अमूल में गुजरात की 36 लाख माताएं बहनें सदस्य बनी है, एक कोऑपरेटिव है। और 36 लाख माताओं बहनों ने कितना रुपया रोका है, इसमें इन्वेस्ट कितना किया है मालूम है आपको? सिर्फ 50 रुपया। अब 36 लाख माताओं बहनों ने 50 रुपया इन्वेस्ट कर कर अमूल बनाई। ये 36 लाख तो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे कर कर हुआ है। अभी जैसे हमारा 2.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है सारथियों का, तो धीरे धीरे कर कर 36 लाख हुआ था। अब ये 36 लाख माता बहनों की कोऑपरेटिव 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। मैं गारंटी से कहता हूं, आपके घर में जो दूध का थैली आता है या तो मदर डेयरी का दूध होगा या अमूल का होगा। बताइए आप लोग, आता है या नहीं आता है? तो 1,25,000 करोड़ में आपका भी इसमें पार्ट है। अब फर्क क्या है प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में? प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में ये फर्क है कि प्राइवेट डेयरी अगर ये 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर करे, करती भी है कुछ डेयरियां, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अमूल जायंट है मगर 50 करोड़ 25 करोड़ का टर्न, तो उसमें पशुपालक माता के पास पशु का पालन कर दूध निकालकर डेयरी में भरती है। इसको सिर्फ
एक निश्चित रकम मिल जाती है। अमूल में क्या होता है, अमूल में दूध एकत्रित किया जाता है, इसका आइसक्रीम बनता है, इसका थैली में दूध भी आपके यहाँ पहुंचता है, इसका पनीर भी बनता है, इसका दही भी बनता है, इसका घी भी बनता है, इसका दूध का पाउडर भी बनता है। अब ये सब बनता है तो मुनाफा भी होता है, पेड़े भी आप खाओगे, श्रीखंड भी खाओगे। तो ये मुनाफा प्राइवेट डेयरी में प्राइवेट डेयरी के मालिक के यहां जाता है। अमूल में ये बनाने का खर्चा जो 15% से ज्यादा नहीं, उन्होंने बताया 85%, एक्चुअल में 100%, बाकी का 15% तो बनाने का खर्चा है। जैसे आपकी वाहन आप चलाओगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, ये तो खर्चा है ना। इस तरह से बाकी बना पूरा का पूरा मुनाफा वो दूध पशुपालन करने वाली माता के हाथ में, बेटी के हाथ में चला जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं आग्रह करूंगा सहकारिता विभाग को कि 25 माताओं बहनों का एक लिस्ट हमारी साइट पर रखेंगी जिन्होंने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का दूध डेयरी में भरा है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब कहने के तो वो भी गाय भैंस पाल रही है। परसों के बाद हमारी साइट पर जाएंगे, फोटो के साथ होगा आपके पास उपलब्ध। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया, ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा। और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं, हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। तो पहले 3 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये एडवर्टाइज करना, इसको एस्टैब्लिश करना, ये प्राइवेट कंपनी इस पर जो स्पर्धा थोप देगी गलत प्रकार की, क्योंकि वो तो कमा कर बैठे हैं, तो इसको स्ट्रगल करने में 3 साल होंगे। और 3 साल में हम देश के हर शहर में लगभग पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने रोड मैप बनाया, जहां जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हम 3 साल में पहुंचे, तो ये संख्या हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। 36 करोड़ 75 साल के आजादी में कोऑपरेटिव में जुड़े हैं। भारत टैक्सी 15 करोड़ 1 साल में 2 साल में जोड़ देगी। तो इसको हम सब ने मिलकर मजबूत कराना पड़ेगा। धन्यवाद सर। धारा वल्लभ जी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारथी प्रतिनिधि के रूप में भी शामिल हैं, जिन्होंने भी प्रश्न पूछा। अब मैं अनुरोध करूंगा किशन भाई गोविंद भाई पटनी जी से, वो अपनी बात रखें आपके समक्ष। नमस्ते मंत्री श्री, मैं अहमदाबाद गुजरात से एक ऑटो ड्राइवर हूँ। अभी मैं 10 साल से ऑटो चलाता हूँ अहमदाबाद में। कहाँ रहते हो? यार मेरे मतदाता। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर।
मंत्री श्री, अभी जो ऑनलाइन हम राइड कर रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं आप पार्टनर हो, तो पार्टनर को जो कुछ समस्या आती है तब हम कॉल सेंटर में बात करते हैं। एक सेकंड मुझे बताओ, उन कंपनियों का शेयर है आपके पास? नहीं है सर। तो कैसे पार्टनर हो गए? सर वही बात लोग पार्टनर बताते हैं। वो पार्टनर नहीं है, सर छलावा सही कर है, रहे हैं। सही है आपके सर। तो सर भारत टैक्सी हमको बोल रही है सारथी आप मालिक हो, तो सर हमको मालिक का हक कैसे मिलेगा? मैं बताता हूं, भारत टैक्सी में अभी हम सब छोटा छोटा काम करते हैं, सारथी है। हमारे पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर ले। हमने अभी भारत की 5 बड़ी कोऑपरेटिवों को मिलाकर ये खड़ा कर दिया। अब जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, जो सारथी इसमें पार्टनर बनना चाहता होगा, कंपलसरी नहीं है, आप बनो ना बनो आप पर निर्भर है। 500 रुपए का अगर आप शेयर लोगे तो आप इसके मालिक हो जाओगे। आप मेरी बात समझ गए? फिर जब भारत टैक्सी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होगा तब इसमें कुछ सीटें सारथियों के लिए भी चिन्हित रखी, जैसे अभी भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए, तो वो आपके सारे हितों की चिंता करेगा। अगर भारत टैक्सी सारथियों के पक्ष में कोई नीति नहीं करती है तो ये तो आपका प्रतिनिधि ना चिल्लाएगा कि ऐसा नहीं चलेगा, भाई हमारी कंपनी है, आप ऐसा कैसे कर रहे हो। मुझे बताओ भाई, उन कंपनियों के बोर्ड में आपका कोई प्रतिनिधि है? नहीं सर, नहीं सर। यहां पर है, यहाँ पर है। तो आप मालिक हुए या नहीं हुए? यस सर, यस सर। तो यही कंसेप्ट है भाई, आपका कोऑपरेटिव है, आपको चलाना है, मगर इतना रखना मैं आऊं तो कभी चाय पिलाना भाई, बाकी तो क्या है यार इसमें। कंपनी आपका ही है, मुनाफा भी 20% रिजर्व करेंगे, जिससे कंपनी कोई खराब समय में आए तो हमारी उससे चलती रहे। 80% मुनाफा पर किलोमीटर एवरेज से आपको वापस दे दिया जाए। पहले 3 साल हमें एक एक शहर बढ़ाता जाना है। अभी दिल्ली एनसीआर बढ़ा है, तो ये सब मार्केटिंग करने में 5 करोड़ का खर्चा होता है। तब राजकोट बढ़ाएंगे वो, तो पहले 3 साल हमारा एक्सपेंशन में जाएगा। 3 साल के बाद जितना भी मुनाफा होगा 20% कोऑपरेटिव भारत टैक्सी में रहेगा और 80% हमारे सारथी भाइयों को वापस दे दिया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। आदरणीय मंत्री मधोजी जी नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले का रहने वाला हूँ और यहाँ पर दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 20 में रहता हूँ। और ये जो एबेस्ट कंपनियाँ हैं इसमें लगभग मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मोटे कमीशन को लेकर के हम 12, 15, 16 घंटे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अपने परिवार का जो है पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते। तो भारत टैक्सी जो दावा करती है कि ड्राइवर को पूरा पैसा मिलेगा, कोई कमीशन नहीं कटेगा, तो ऐसे में भारत टैक्सी ये कब तक रन कर पाएगी? कब तक मतलब हम ड्राइवरों को कहाँ से देगी ये सब जो सुविधाएं दे रही है? देखिए ऐसा है, एक तो बैठ जाइए आप। जी सर। पहले एक बात समझिए, भारत टैक्सी का उद्देश्य कोई कंपनी की तरह बड़ा मुनाफा कमाना नहीं है। भारत टैक्सी का उद्देश्य है हमारे सारथी भाइयों को मजबूत करना। अब आपने जो सवाल उठाया कि भारत टैक्सी कहां से चलेगी, चलेगी तो इसी तरह से, परंतु वो इतना होगा जिसका जितना दाल में नमक होता है। ये कंपनियों ने नमक की दाल कर दी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसका हिसाब किताब तो आपके पास में है नहीं, इसका हिसाब किताब आपके पास में रहने वाला है, आपके लोग चलाने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनकी तो तनख्वाह होगी, शेयर नहीं होगा। वो आपकी ओर से पूरा मैनेजमेंट देखेंगे। शेयर आपके पास है, मालिक आप हो, पॉलिसी आप बनाना है। तो जब आप पॉलिसी बनाओगे तो आपके पक्ष में बनाओगे या विरोध में बनाओगे, बताओ। मगर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी है सबने? जी सर। एक व्यक्ति का, उसके घर पर एक मुर्गी ने एक दिन सोने का अंडा दे दिया।
दूसरे दिन भी दिया, तीसरे बड़ा खुश हो गया कि मुर्गी भाई सोने का अंडा दे रही है, बड़ी अच्छी बात है, मैं तो धनी हो गया। फिर एक दिन रात को उसको विचार आया कि ये रोज एक अंडा दे रहे, कितने अंडे अंदर पड़े होंगे, लाओ एक गर्दन काट लेते हैं, सारे अंडे एक ही दिन निकाल देते हैं। तो दूसरे दिन उसने वो करा, एक भी अंडा निकला नहीं। तो हमारी खुद की कंपनी को समझकर कोऑपरेट करना, सहकार करना, ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। और इतना मानकर चलो कि जैसे गाय का दूध का हम दोहन करते हैं, शोषण नहीं करते उसका। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? भारत टैक्सी दूध का दोहन करेगी, आपका शोषण नहीं करेगी, इतना निश्चित मानकर चलो। धन्यवाद सर। नरेश कुमार उपाध्याय जी से मैं निवेदन करूंगा, अब वो अपनी बात रखेंगे आपके समक्ष। मान्यवर नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार उपाध्याय है और मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और पिछले 12 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूं। मान्यवर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी भारत सरकार और सहकारिता को, जो हमारे लिए भारत टैक्सी लेकर आई है, जिससे हमारी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। मान्यवर, मेरी दशा तो अभी से बदलना शुरू हो गई है, क्योंकि अगर बात करें हम पिछले जनवरी की, तो मैंने 20,000 प्लस का जो कमाई भारत टैक्सी में किया है सर। और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमें नई गाड़ियों के लिए इसमें लोन भी दिया जाएगा, और उससे भी ज़्यादा खुशी तब हो गई जब हमें पता चला कि हमारा इंश्योरेंस भी किया जाएगा। तो बस ये सारी चीज़ें किस प्रकार हमें उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए भाई, योजना कैसे बनाई है कि एक बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, इसमें कोऑपरेटिव बैंकें भी है, तो आपको लोन देने में बड़ी दिक्कत आती है या नहीं आती है? वो बैंक ही मॉर्गेज करती है ना। यहाँ भारत टैक्सी आपकी टैक्सी को मॉर्गेज कर लेगी और भारत टैक्सी आपको कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से लोन दिला देगी। आपका इंश्योरेंस इफ्को टोक्यो का, वो भी भारत टैक्सी ही एजेंट बनाकर आपका इंश्योरेंस ले लेगी, जिसमें मिनिमम प्रीमियम होगा। इस प्रकार के कई प्रावधान हम इसके साथ जोड़ने वाले हैं। शुरुआती कुछ समय आपको धैर्य जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था बनती है तो बनते बनते समय होते। जैसे एक नया घर लोगे तो शुरुआत में बाथरूम में थोड़ा प्लम्बिंग का प्रॉब्लम होगा, कहीं कलर उखड़ा हुआ होगा, कहीं दरवाजा ढंग से बंद नहीं होता होगा, मगर 1 महीना होते होते आप सब रिपेयर करा दोगे, अरे सुचारू रूप से घर में रहना शुरू हो जाता है। इस तरह से टीथिंग प्रॉब्लम, जो शुरुआती दिक्कतें होती हैं, वो शुरुआती दिक्कतों को अपनी कंपनी है ऐसा समझकर थोड़ा बड़ा हृदय कर रख कर चलना, तब जाकर ये निश्चित सफल होगा। आपको जरा भी शंका रखने की जरूरत नहीं। धन्यवाद सर। वनराज गढ़वी जी से मैं अनुरोध करूंगा, वो अब अपनी बात महोदय के समक्ष रखेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम वनराज गढ़वी है। मैं अहमदाबाद गुजरात से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं पिछले 8 साल से अहमदाबाद में टैक्सी चलाता हूँ और कई बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने काम किया है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां, हम जब सुबह से घर से निकलते हैं, अच्छी सोच लेके निकलते हैं कि घर से निकलकर हम जाए, अच्छा मुनाफा कमाएंगे, घर अच्छा पैसा लेके आएंगे और परिवार का गुजरान करेंगे। लेकिन जब हम पूरा दिन काम करते हैं तो इतना भारी कमीशन और इतना टैक्स, मतलब ऐसे चार्ज लगाते हैं, हिडन चार्ज लगाते हैं। आज तक हमें समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से कौन से चार्ज लगाए जाते हैं। कभी चार्ज बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, कभी किराया बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। जब हम थक के घर जाते हैं शाम को, तब मालूम पड़ता है कुछ नहीं बचा है। हमने तो खाली मेहनत ही की और कुछ बचा नहीं। ना हमारा परिवार का भविष्य होता है, ना किसी का और कुछ होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपके माध्यम से सर कि भारत टैक्सी हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और क्या क्या सुविधा देगी। पहली बात, भारत टैक्सी में हिडन कुछ नहीं होगा। एक बात समझिए, जो होगा वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा, तभी होगा, और 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन आएगा। आप मेरी बात ढंग से समझ रहे हैं? जो करेंगे 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन भेजकर करेंगे। आपकी मिनिमम वायबिलिटी पर किलोमीटर क्या होगी, वो बेसलाइन बनाकर जो होगा उसके ऊपर होगा।
मतलब आप 1 किलोमीटर का आपका रेट 2 रुपया है, मैं काल्पनिक रूप से 2 रुपया कह रहा हूं, तो जो होगा वो 2 रुपया प्लस मुनाफा उसके ऊपर ही होगा, इसके नीचे कभी नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो भारत टैक्सी काउंट करेगी कि ऑटो का मूल्य कितना, पेट्रोल कितना जलेगा और मिनिमम कितना कमाना चाहिए, ये सब मिलाकर एक बेस रेट होगा, इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। हमारा लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है, हमारा सारथी हमारी कोऑपरेटिव का मालिक है, वो अपना घर अच्छे से चला पाए, वो है। तो सारी कंपनियों में क्यों तकलीफ आती है? उन्होंने बेस रेट ही तय नहीं किया है। ये सहकार टैक्सी का एक बार मैंने राज्यसभा में भाषण किया तो ये तीनों लोग मुझे बारी बारी मिलने आए थे कि मत करिए, नुकसानी का धंधा है वो। फिर मैंने वैसे ही जानकारी के लिए पूछा कि भाई आपने आपके ड्राइवरों के लिए कोई मिनिमम बेस रेट बनाया है कि नहीं? नहीं बेस रेट नहीं है, वो तो उसको अच्छा लगेगा तो आएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मेरे को वो नुकसान करेगा तो इट इज अप टू हिम, मतलब वो उसको देखना है। हम ऐसा नहीं करेंगे। जो बिजनेस करेंगे आपका मिनिमम मुनाफा होना चाहिए, इतना हो, और फिर जो ज्यादा मुनाफा होगा वो भी अंततोगत्वा तो घूमकर आपके पास में ही वापिस आना है। धन्यवाद सर। सारथी बहन नीलम है यहाँ पर, वो अपनी बात अब आपके सामने रखेंगी। नमस्कार मंत्री महोदय जी, सभी साथियों को भी नमस्कार। मैं नीलम शर्मा, मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। मैं दिल्ली शहर में आई और कुछ समय बाद ही मेरे पति को कैंसर पीड़ित हो गए। वो उससे 4 साल जूझते हुए उनकी देहांत हो गई। इसके बाद मैं सिंगल ड्राइवर मदर होने के बाद मैंने ड्राइविंग सीख के अपने बच्चों को पालन पोषण किया। 8 साल से मैं दिल्ली NCR में कैब ड्राइवर हूँ और 8 साल से कैब चलाते चलाते कि कंपनी हम उसके साथ 8 साल हमने दिए और बिना वार्निंग दिए, बिना कहे सुने, और उन्होंने ब्लॉक कर दी आईडी। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोई पीटी भी, कुछ नहीं आया, कुछ किसी ने नहीं खोला, सपोर्ट नहीं किया किसी ने। और इसके बाद मैंने देखा चंद दिनों बाद ही लॉन्च होने वाला था भारत टैक्सी, तो मैंने भी डाउनलोड कर ली और सोचा जो हमारी एक नई रोशनी की किरण लेके आई है भारत टैक्सी, तो ऐसे ही हमने डाउनलोड कर ली और उसमें लिखा ही आ रहा था जो 1 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो 31 दिसंबर को ही मुझे फर्स्ट राइड मिल गई। मैं कहीं और जाना था और मैं यहाँ जब राइड बजी तो मैं बहुत उत्साह होकर मैं राइड उठा ली और राइड उठा के मैंने पहली राइड अपनी साड़ी में ही कंप्लीट कर ली। और राइडर देख के भी हमसे कह रहे, ओह फीमेल ड्राइवर। मैं कहा जी सर। फिर सर मैं यही चाहती हूँ आपसे यही निवेदन है, जो हम जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं राइड लेने के लिए, अगर हम कहीं फंसे हुए हैं राइड के लिए, तो कोई फीमेल राइडर अगर राइड बुक करती है तो हमें प्राथमिकता महिलाओं को दिए जाए। नहीं, ये सारथी दीदी की जो कल्पना है वो इसीलिए है। आने वाले दिनों में सारथी दीदी का नाम से ऐप में प्रोविजन करेंगे, तो जो स्कूटर पर जाना है, ऑटो में जाना है, कैब लेना है, जो महिला अकेली यात्री होगी वो स्वाभाविक रूप से दीदी को प्रायोरिटी देगी। तो ये ऐप हम एक व्यवस्था करने वाले हैं और इससे किसी का, कोई भाई का भी बिजनेस खत्म नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। और थोड़ा कमा भी हो गया तो बहन के लिए हुआ है, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि सारथी दीदी सबसे ज्यादा क्लिक करेगा, विशेषकर जो 2 व्हीलर राइड है जिसमें बैंक पर हर रोज जाना है, किसी वृद्ध माता जी को मंदिर जाना है, इस प्रकार की राइड है, इसमें सारथी दीदी बहुत क्लिक कर जाएगा। इसका मुझे तो पूरा कम से कम भरोसा है और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद सर। सारथी बहन अनुपमा आपके समक्ष अपनी बात रखेंगी। नमस्कार माननीय मंत्री जी, मैं अनुपमा रघुवंशी यूपी के अयोध्या से हूँ। NCR में गाजियाबाद में मेरा निवास स्थान है
मैंने अपने जीवन में बहुत क्षेत्रों में योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ वर्तमान समय में, और मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। अभी भारत टैक्सी के विषय में जाने तो इसमें भी अपना जितना हो पाता है, समय जितना निकल पाता है उतना योगदान दे रहे हैं। और ड्राइवर भाई बहनों के लिए एक बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, सुरक्षा, सम्मान, हर एक चीज़ के साथ, जैसा कि आपने भी बोला और सब भाई बहनों का जितना भी सवाल सुन के या उसके जवाब के विषय में पता चला कि एक अच्छा, सुरक्षित, सम्मानजनक ये प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके पहले जो कंपनियां थी उसमें ये था कि कभी कभी जो ग्राहक हैं उनके द्वारा ड्राइवरों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, शोषण किया जाता था मानसिक रूप से। कभी कभी आपने भी देखा होगा वीडियो वगैरह में पैसा नहीं देते हैं, और कभी कभी अदर कंपनियों में क्या होता है कि आईडी ब्लॉक कर देंगे, ड्राइवर की समस्या को नहीं सुनेंगे और आईडी को ब्लॉक कर देंगे। कभी कभी होता है कैश ट्रिप लेने पे होल्ड कर दिया जाता है आईडी को। होल्ड करने का मतलब एक इनका प्लेटफॉर्म चार्ज है। आप बेशक रजिस्ट्रेशन के समय जो भी ड्राइवर भाई बहन ने एक प्लेटफॉर्म चार्ज दिया है, उसके बावजूद उनको एक प्लेटफॉर्म चार्ज देना है, और अगर वो माइनस में ज़्यादा होता है तो होल्ड कर देते हैं कि वो आप कंप्लीट करिए, उसके वॉलेट में बैलेंस कंप्लीट। तो एक तो ग्राहकों के व्यवहार को, दूसरे ड्राइवर के मतलब सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, सुरक्षा के लिए ये, और जो ये होल्ड किया जाता है उसके लिए आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि भारत टैक्सी क्या अलग से सुविधा दे रही है या क्या? देखिए, मैं कोई भी बात कहूंगा तो अधूरी होगी, क्योंकि ऐसे कई प्रकार के प्रॉब्लम यात्रियों के साथ अलग अलग आएंगे, व्यवहार के भी आएंगे, पेमेंट न देने के आएंगे। भारत टैक्सी की साइट पर आप लोगों की तकलीफों के लिए एक खिड़की खोली जाएगी, जिसमें आप जैसे ही आपके नंबर के साथ लोड करोगे, हम इसके आधार पर पॉलिसी को मॉडिफाई कर कर ये सारे छिद्र जो है वो बंद करते जाएंगे। अभी वो लोग छिद्रों को ओपन कर रहे हैं। हमारा काम है कस्टमर में भी डिसिप्लिन लाना, सारथी में भी डिसिप्लिन लाना। तो इसको भारत टैक्सी वो छिद्र को, आपकी जो कंप्लेन आएगी, अनेक प्रकार की आएगी, तो वो कंप्लेनों का निराकरण के लिए एक लगातार थोड़ी छोटी टोली बनाई जाएगी और पॉलिसी में ये बदलाव करते जाएंगे। ये समस्याओं का निवारण जैसे भारत टैक्सी करेगी, बाकी सारी टैक्सी की कंपनियों ने भी करना पड़ेगा, और एक प्रकार से सभी साथियों का निवारण। क्योंकि जब किसी भी फील्ड में आप एक ट्रेंड तय करती हो, तब वो ट्रेंड को सबने फॉलो करना पड़ता है। अभी उनका ट्रेंड है कि कस्टमर को प्लीज करो, जरूर करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि ग्राहक तो हमारा भगवान होता है, और हम सब जानते हैं, इसी के आधार पर तो हमारा रोजी रोटी चलेगा। परंतु कस्टमर को खुश करने के साथ साथ सारथी का भी कल्याण करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो भारत टैक्सी का है। धन्यवाद सर। बहन रेखा देवी यहाँ उपस्थित हैं, वो अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। अब माननीय मंत्री जी नमस्कार, और जितने भी भाई बहन मेरे यहाँ बैठे हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेखा कैब ड्राइवर दिल्ली से, मैं 7 साल से दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चला रही हूँ। हर ऐप और कंपनी में ऐसा होता है कि कस्टमर के लिए तो हेल्प सेंटर होता है, पर ड्राइवरों की सुनवाई नहीं होती। ड्राइवरों के लिए कोई हेल्प सेंटर नहीं रेखा होता। जी, मैंने यही कहा, एक खिड़की सारथियों के लिए है। अच्छा, अभी जो मैंने जवाब दिया ना, वो खिड़की सारथियों के लिए है। हम ये व्यवस्था जरूर करेंगे, मगर मेरा आप सभी भाइयों बहनों से एक रिक्वेस्ट है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, क्या थे? सारथी। तो सारथी शब्द अच्छा लगता है या ड्राइवर शब्द अच्छा लगता है? सारथी। तो हम अपने आप को कभी ड्राइवर न कहे, गौरव के साथ सारथी नाम से पुकारना, और ये भाव के साथ, ये भाव लाना ही भारत टैक्सी की जिम्मेदारी है। विश्व में परिश्रम से किया हुआ कोई